तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके टाइप्स, उसमें हम लोगों ने परसेंटेज मेथड हम लोगों ने डिस्कस करा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। उसके क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिस्कस करा था, मतलब टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं करा तो जरूर से जरूर उस लेक्चर को अटेंड कर लेना। आज हम डिस्कस कर लेते हैं आगे का लेक्चर, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे मैंने एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 हमने पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलो, तो एग्जांपल नंबर 5 में देखो क्या क्या दिया हुआ है। P0 दिया हुआ है 10, P1 5, ED दिया हुआ है -1, Q0 40 और Q1 आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब है आपको Q1 आपको कैलकुलेट करना है। अब हम फॉर्मूला याद करें, क्या था? डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P अपॉन P0 अपॉन में Q0, यही था कुछ, ठीक है। डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस, P का मतलब P0, Q का मतलब Q0। यहां तक क्लियर है? अब हमें कुछ नहीं करना, यहां से सिर्फ वैल्यू उठानी है। हमें बस डेल्टा Q का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q1 माइनस में Q0, और डेल्टा P का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P1 माइनस में P0। और डेल्टा Q को देखो, Q1 तो आपको दिया ही नहीं, Q1 तो आपको निकालना है, और Q0 दिया हुआ है आपका 40, तो Q1 आपको निकालना है और Q0 दिया हुआ है 40, तो इससे हमारा डेल्टा Q नहीं निकलने वाला। समझ में आ गया? सॉरी, तो समझ में आ गया, इससे डिस्कस कर लेते हैं। अब डेल्टा P देख लेते हैं। डेल्टा P अगर हम निकालें तो P1 दिया हुआ है 5 और P0 दिया हुआ है 10, तो यह तो आ गया आपका -5, ठीक है। जो भी वैल्यू निकल के आ गई है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ED की वैल्यू दी हुई है -1, डेल्टा Q तो नहीं निकला तो वैसा का वैसा ही है। डेल्टा P निकला हुआ है आपका -5, P आपका 10 और Q आपका 40। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। अब क्या होगा, यहां से ये तो 0 कट गया यहाँ पे, ठीक है। -1 डेल्टा Q, इसे मल्टीप्लाई करा माइनस में 20, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो डेल्टा Q क्या आ जाएगा आपका 20। हमें क्या करना है, डेल्टा Q की यहां पर जाके वैल्यू पुट करनी है और आपका आ जाएगा Q1 की वैल्यू क्या थी 20। Q1 आपको निकालना है सर, माइनस में 40। Q1 वहां जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसे आगे यहां सॉल्व कर लेते हैं। 20 Q1 माइनस में -40, यही है। ये वहां जाके प्लस हो जाएगा 20, यहाँ जाके प्लस 40। Q1 की वैल्यू आ गई आपकी 60। क्लियर हो गया सब? Q1 बहुत इजी था। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। P1 अगर आ जाए निकालने के लिए, Q0 निकालने के लिए आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको चीजें को कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है, स्टेप बाय चलते चले जाओगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। प्राइस देखो यहाँ पे घट रही थी तो इसलिए क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। 20 से लेकर कितनी हो गई आपकी 60 हो गई। 20 से लेके या 40 से लेके, सॉरी 40 से लेके 40 से 60 हो गई। तो इसी के साथ हम लोग एग्जांपल नंबर 6 में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया 20% और P0 10, P1 आपको निकालना है, ED की वैल्यू दी है -2। दैट मीन्स यहाँ पर देखो एक चीज मैंने डिस्कस भी करा था पिछली क्लास में, अगर कोई भी चीज अगर परसेंटेज में दी है, कोई भी 1 या कोई भी 2, ठीक है, तो आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो देखे ED इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था कुछ फॉर्मूला, ठीक है। अब ED की वैल्यू दी है -2 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपका दिया हुआ 20, आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 अपॉन में -2, ठीक है। ये आपका कितना आ गया आपका माइनस में 10%, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया आपका 10%। क्या हमें ये निकालना था परसेंटेज चेंज इन प्राइस? नहीं, आपको निकालना है P1, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पे, P1 माइनस में P0 अपॉन P0 इंटू में 100, यही था ना फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया है -10। P1 आपका कितना दिया हुआ है, P1 तो सर आपका निकालना है ना, P0 आपका दिया हुआ है 10, है ना। 10 अपॉन में कितना, ये आपका आ गया 10, यही है कुछ, इंटू में 100। अब जरा देखे ध्यान से,
ये तो हमारा कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये भी कट जाएगा। तो -1 P1 माइनस में 10, तो ठीक है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस P1 -1 प्लस में 10, आपका आंसर आ जाएगा 9, आपका आंसर आ जाएगा 9। तो P1 की वैल्यू आपकी आ गई 9। तो ये था आपका, देखो अगर देखो बहुत सिंपल है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, P0 10 है और हमने यहां से निकाल लिया कि परसेंटेज इन प्राइस 10% गिर रहा है, माइनस आ गया ना, तो माइनस का मतलब है गिर रही है परसेंटेज इन प्राइस, यानी प्राइस की वैल्यू गिर रही है 10%, और 10 का 10% 1 होता है ना, 1 माइनस करेंगे तो 9 ही तो आएगा, 9 ही तो आएगी नई वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल थे। इसी के साथ जो भी अगर आपको डाउट्स और आते हैं तो आप पूछ लेना, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। तो इसे उतार लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। थ्योरी ऑफ डिमांड में कुछ ऐसे हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करा था, बट वो टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो डिमांड था। यहाँ पर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को के फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर कैसे इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ये देखो नेचर 3 तरह के होते हैं यहाँ पर कमोडिटी के नेचर की अगर मैं बात करूं, एक होता है नॉर्मल गुड्स, दूसरा आपका नेसेसरी गुड्स, और तीसरा आपका लग्जरीज गुड्स। 3 तरह के गुड्स के मैंने नेचर यहाँ पे डिवाइड कर दिया, नॉर्मल, नेसेसरी और लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब है जो बहुत महंगी होती हैं, ठीक है, अगर उसके प्राइस जरा से भी गिर गए ना, जरा से भी गिर गए, ठीक है, तो उससे हमारी क्या होगी, डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं। यानी कि प्राइस जरा से चेंज हुए, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, समझ में आ रहा है, जरा से प्राइस चेंज होते हैं और डिमांड ज्यादा चेंज होती है। पिछली क्लास में हम डिस्कस करो क्या पढ़ा था, याद करो, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने डिग्रियां कुछ डिस्कस करी थी 5, ठीक है। उसी को अगर दोबारा डिस्कस करोगे तो ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमने लग्जरीज गुड्स, अगर कोई चीज महंगी है, अगर उसके प्राइस जरा से गिरते हैं तो लोग खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर डायमंड, गोल्ड के प्राइस गिर गए, ठीक है, तो लोग खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि प्राइस जरा से चेंज हो रहा है, डिमांड ज्यादा चेंज होती है, तो ईडी लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1, ऐसी कोई भी चीज होती है तो यहाँ पर जब डिमांड ज्यादा चेंज होती है प्राइस से, तो वहां पर ईडी की जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा आएगी। अब उसी नेसेसरी गुड्स में अगर हम देखें, जैसे अगर मैं नमक का एग्जांपल ले लूं, अगर नमक के प्राइस कम कर दिए जाएं तो क्या आप नमक को ज्यादा खरीदोगे, ज्यादा सब्जी में डालोगे, यार नमक के प्राइस कम हो गए चलो ज्यादा खाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, उतना ही यूज करोगे जितना आपको जरूरी होगा, चाहे प्राइस बढ़े या चाहे प्राइस कम हो। तो ऐसी चीजें जो नेसेसरी होती हैं, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, तो आप उनको खरीदना, या फिर ज्यादा खरीदना या कम खरीदना, आप उतना ही खरीदो जितना आपको नीड है। तो ईडी की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 0। इसी तरह से नॉर्मल गुड्स की अगर मैं बात करूं, जो सामान्य जो नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है। जो ईडी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 से ज्यादा और 1 से कम, ठीक है, 0 से 1 के बीच में आएगी नॉर्मल गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू, ठीक है। और मैं अवेलेबिलिटी अगर सब्सिट्यूट की डिस्कस करूं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, अब ये क्या कहता है, अगर मान लेते हैं मार्कर, अब इस मार्कर के 4-5 और कंपनी वाले हैं जो इस से मार्कर बेचते हैं, ठीक है, मार्कर बेचते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं इसके प्राइस बढ़ा दूं ना तो लोग ना शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे मार्कर को खरीदने के लिए, यही हो रहा है। अगर मान लेते हैं इसका कोई सब्सिट्यूट है ही नहीं, सिर्फ यही है मार्केट में अकेला, चाहे मैं इसके प्राइस बढ़ाऊं या प्राइस इसके कम करूं, लोग तो इसी को खरीदेंगे। प्राइस चेंज हो रहे हैं बट डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, डिमांड कम ज्यादा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, बिकॉज इसका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, अगर नॉट अवेलेबल ले लेना आगे, यहाँ पे स्पेस की कमी है मेरे पास, अगर कोई सब्सिट्यूट नॉट अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल, तो ईडी की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी, क्योंकि प्राइस में तो चेंज होंगे बट डिमांड में चेंज नहीं होगी, ठीक है। बट अगर वही सब्सिट्यूट अवेलेबल है अगर आपका कोई भी मार्केट में, तो क्या होगा, प्राइस अगर चेंज करोगे तो डिमांड भी चेंज होगी, लोग दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ईडी की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में ज्यादा चेंज होगा प्राइस की चेंजेस की वजह से, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इनकम लेवल। अब जरा ध्यान से समझना,
मैं यहाँ पे बहुत अमीर इंसान हूं, मान लेता हूँ बहुत ज्यादा अमीर इंसान। अब प्राइस क्या हो रहे हैं, प्राइस घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, प्राइस बढ़ रहे हैं, मान लेते हैं 5 रुपए किसी चीज के प्राइस बढ़ गए, क्या मैं उस कमोडिटी को खरीदना कम कर दूंगा या बंद कर दूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बहुत अमीर इंसान हूं भाई। अब क्या होगा, प्राइस के बढ़ने घटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही है, जब इनकम ज्यादा हाई होती है ना किसी की, तो वहां प्राइस लेवल के बढ़ने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो वहां पे ईडी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। अगर जिसकी इनकम लो होगी, लेस इनकम होगी, ठीक है, बहुत कम इनकम है, तो अगर किसी चीज के प्राइस 1 रुपए भी बढ़ते हैं ना, तो उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आप अमीर इंसान हो तो आपको नहीं पता होगा, नहीं अंदाजा लगा सकते। बट वहीं अगर मैं गरीब इंसान की बात करूं, तो अगर वहां प्राइस में चेंज होता है तो उसकी इनकम पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी बजट को इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसकी डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ईडी क्या हो जाएगी यहाँ पे, लेस देन 1। समझ में आया, ठीक है। ये इनकम जब लेस होती है तो प्राइस में चेंज होना तो इम्पैक्ट होता है, बट जब इनकम हाई होती है तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ईडी की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 1, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1। फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लेवल ऑफ प्राइस। अभी हमने लग्जरियस गुड्स का एग्जांपल दिया था ना, कुछ इसी तरह से इसमें अगर कोई किसी कमोडिटीज के प्राइस हाई हैं, तो अगर उसके प्राइस जरा से भी कम होते हैं तो लोग खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं, लोग खरीदते हैं, ठीक है, ज्यादा ही डिमांड करते हैं। तो ईडी क्या हो जाती है वहां पे, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर उसी कमोडिटीज के प्राइस लो होते हैं, एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी चाइनीज मोबाइल का आप एग्जांपल ले लो, क्या उसके आपको प्राइस पता है? सोचो जरा, क्या पता है? नहीं पता होंगे ना। क्यों नहीं पता होंगे? क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता उसके प्राइस बढ़े या घटे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, ईडी लेस देन 1, ठीक है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अब देखो जरा ध्यान से समझना, किसी का कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर लेते हैं, कैन बी पोस्टपोन और कांट पोस्टपोन, जिसका कंजम्पशन हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। जरा ध्यान से समझना, अगर कोई कमोडिटी अभी महंगी है, अगर मैं चाहता हूं छोड़ना, अभी नहीं खरीदते, बाद में खरीद लेंगे, क्योंकि अभी इतनी जरूरत है नहीं। ऐसा होता है ना, घर में बातचीत चलती है, तो क्या होता है, कोई ऐसे भी कमोडिटीज होते हैं जो अरे प्राइस ज्यादा है तो छोड़ो ना, अभी नहीं खरीद रहे, बाद में खरीद लेंगे, यही होता है। तो डिमांड आपकी कम हो गई, आपने उस कमोडिटीज के प्राइस लोगों ने डिमांड कम कर दी। क्यों? क्योंकि लोगों की अभी नीड नहीं है, लोग अभी उस डिमांड को क्या करें, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ईडी क्या होगी यहाँ पर, ग्रेटर देन 1। दोबारा समझा देता हूं मैं इस पॉइंट को, कि अगर मान लेते हैं कोई भी चीज, अभी मान लेते हैं प्राइस अगर बढ़ गए हैं, तो आप जिसको भी आप कंजम्पशन फ्यूचर में पोस्टपोन कर सकते हो कि हम फ्यूचर में कंज्यूम कर लेंगे, तो क्या होगा, तो अभी डिमांड आप क्या कर देते हो, कम कर देते हो, क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, तो आपने डिमांड भी क्या कर दी, आपने कम कर दी, बिकॉज आप फ्यूचर में कंजम्पशन करोगे, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। बट उसी जगह पर कांट पोस्टपोन, अगर उसका कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते, आज ही कंजम्पशन करना है, मतलब आज ही कंजम्पशन करना है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा, ईडी की वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन 1, ठीक है। जहां पे कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं हो सकता, जैसे शादी ब्याह के एग्जांपल ही ले लूं मैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि क्या हो रहा है कि आपको ढोल वगैरह आपको बुक करने हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या हो गया कि सारे बुक ने, एक बंदा मिला है और उसने प्राइस बहुत ज्यादा बता दिए। अब क्या होगा, अब प्राइस ज्यादा बता दिए, क्या होगा कि आप क्या बोलोगे, नहीं अब छोड़ो, बाद में ले लेंगे ढोल वगैरह, अभी रहने देते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, आपको बुक करना ही पड़ेगा, चाहे प्राइस कितने भी ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। तो वहां पे आपकी डिमांड वहां पे चेंज नहीं होगी, डिमांड आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, जब आप कहीं बाहर घूमने गए और आपको बहुत तेज की भूख लगी और वहां पे कोई ढाबे वाला ही नहीं है और एक ही ढाबे वाला मिला, अब क्या होगा कि चाहे वो महंगा दे या सस्ता दे, आपको तो कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी भूख के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और पोस्टपोन नहीं कर सकते जिसका कंजम्पशन, वहां पे आपको डिमांड करनी ही पड़ेगी, चाहे प्राइस ज्यादा हो या कम हो। तो ईडी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, क्योंकि प्राइस में तो चेंजेस हो रहे हैं बट डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, डिमांड तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। इसी के साथ है 6th पॉइंट, नंबर ऑफ यूजेस, जिसके यूजेस ज्यादा होते हैं, मोर यूजेस, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लेस यूजेस। दो एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे, मोर यूजेस और लेस यूजेस। मोर यूजेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मैंने घर के एग्जांपल ही ले लिया। घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे बहुत कुछ चीजें चलती होंगी, एसी हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, टीवी होगी, है ना।
मोटर होगी, बहुत सारी चीज है जिससे हमारा उससे चीजें चलती हैं। अब क्या होगा, जैसे कि वॉशिंग मशीन भी होगी, अब बिजली के प्राइस क्या हो गए, महंगे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के प्राइस क्या हो गए, हाई हो गए। अब क्या होगा, आप कंजम्पशन कम कर दोगे, एसी बहुत कम चलाओगे, ठीक है, वॉशिंग मशीन कम चलाओगे, हाथी से कपड़े धो लोगे, यही होगा, ठीक है। तो जहां पर भी आपके क्या होता है, मोर यूजेस होते हैं, तो आप डिमांड वहां पे क्या कर देते हो, बहुत ज्यादा कम कर देते हो उसकी। तो ईडी क्या होता है यहाँ पे ग्रेटर देन 1, ईडी यहाँ पर ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो हमने डिमांड बहुत ज्यादा गिरा दी, एसी हमने कंजम्पशन कम कर दिया, वॉशिंग मशीन का यूज हमने कम कर दिया, समझ में आ रहा है। लाइटों का आपने जब भी तभी यूज करा जब हमें जरूरत है, ठीक है। तो ईडी क्या होगी हमारी लेस देन 1। प्राइस में चेंज होने से आपको डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, बट जिसके लेस यूजेस होते हैं तो आप उस चीज को तभी यूज करते हो जब आपको जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपका डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ता, तो ईडी आपका क्या होगा लेस देन 1। इस केस में ईडी की वैल्यू क्या होगी आपकी लेस देन 1, ठीक है। 7 पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो क्या कह रहे हैं, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। घर में ऐसी कई कमोडिटीज होंगी जिसमें आप इनकम का ज्यादा खर्चा करते होंगे, कई चीजें जहां पे इनकम का कम खर्चा करते होंगे, कम परसेंटेज आप इनकम का वहां पे खर्चा करते होंगे। याद करो क्या होगा वो चीज, मैं याद दिलाऊंगा, पहले आप याद कर लो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। याद कर लिया, जहां पे आप ज्यादा एग्जांपल मैं ही दे देता हूं आपको, आप लोगों को, जैसे कपड़े वगैरह हो गए। जब आपकी इनकम ज्यादा है तो अब क्या होगा, अब कपड़ों पे ज्यादा खर्चा करते हो, ठीक है। अगर जहां पे आपके कपड़े कहीं गए अपने मॉल वगैरह में, और अगर वहां पे कपड़ों की सेल मिल गई और कपड़े आपको सस्ते मिल गए तो आप कपड़े ज्यादा खरीद लेते हो, ठीक है। तो ईडी क्या होगा आपका ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अपनी डिमांड क्या कर दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है। वहीं अगर मैं कॉस्मेटिक आइटम्स की बात करूं आपके, ठीक है, क्रीम वगैरह की बात करूं, ठीक है, साबुन वगैरह की बात करूं, कोलगेट वगैरह की बात करूं, तो वो आप लिमिटेड यूज करते हो। इनकम का वहां पे जो भी खर्चा जाता है बहुत कम जाता है, ठीक है। वहां पे चाहे उसके प्राइस ज्यादा हो या कम हो, आप जितना जरूरत है आप उतना ही उन चीजों का क्या करते हो, खरीदते हो। तो वहां पर क्या होगा, ईडी की वैल्यू क्या होगी आपकी लेस देन 1, क्योंकि वहां पे प्राइसेस के चेंज होने से आपको इम्पैक्ट इतना आपकी डिमांड में नहीं पड़ता। बट जहां पे आप इनकम का ज्यादा पैसा खर्च करते हो, ज्यादा परसेंटेज जहां पे खर्च करते हो, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, और भी आपको एग्जांपल जो आप याद कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, जैसे उन चीजों के प्राइस अगर कम होते हैं तो आप ज्यादा चीजें आप वहां पे खरीद लेते हो, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें, जो लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग टाइम तक और शॉर्ट टाइम तक। जो लॉन्ग टाइम तक चलता है, अब वहां पर वो चीजें खराब नहीं हो सकती। जहां पे वो सस्ती मिल रही है ना, आप क्या करोगे, खरीद लो ना, क्या फर्क पड़ता है, खराब थोड़ी ना होना है, ठीक है। तो वहां पर डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ईडी क्या होगा यहाँ पर आपका ग्रेटर देन 1। अगर सस्ता मिल रहा है तो आप ज्यादा खरीद लेते हो, महंगा है ना तो आप कम खरीदते हो, जो लॉन्ग टाइम तक चलता है। बट नेसेसरी वाला जो अगर मैं बात करूं, जो शॉर्ट टाइम तक चलती है, शॉर्ट टाइम पीरियड में एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, जैसे कोई भी अब पेरिशेबल आइटम्स में ले लूं, पेरिशेबल आइटम जो भी फूडेबल आइटम जो होती हैं आपकी, अब वहां पे देखो अब सस्ते मिल रहे तो आप जितनी क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते, घर पे लाके रखो, क्योंकि वो अब 2 दिन बाद क्या हो जाना है, खराब हो जाना है। सही बोल रहा हूं मैं। अगर मान लेते हैं टमाटर का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो क्या होगा, बोरा भर के उठा लोगे, उठा के ले आओगे, खरीद लो भाई, अब क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब डेली खाएंगे, अब डेली खाएंगे क्या होगा, वो खराब तो हो जाएंगे 2-3 दिन बाद। ज्यादा चीजें आप ज्यादा क्वांटिटी में उन चीजों को नहीं खरीद सकते, आपको जितनी जरूरत है आप उतने ही खरीदते हो। तो यहाँ पे ईडी क्या होगा लेस देन 1। चाहे प्राइस आपके कितने भी कम क्यों ना हो इसके, तो आप उतनी ही डिमांड करोगे जितनी आपको जरूरत है। तो ये होता है शॉर्ट टाइम में आपका ईडी लेस देन 1। और जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं उसका क्या होता है, आप ज्यादा खरीद लेते हैं अगर आपको सस्ते मिलते हैं तो, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपका हैबिट, लास्ट पॉइंट 9 पॉइंट आपका हैबिट। हैबिट क्या कहता है, अगर मान लेते हैं किसी चीज की आपको हैबिट है किसी कमोडिटीज को कंज्यूम करने की, चाहे वो महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, आप क्या करोगे, उससे तो कंज्यूम करोगे ही करोगे। यानी कि वहां पे डिमांड में फर्क पड़ा क्या, ज्यादा डिमांड पे फर्क नहीं पड़ा। मतलब जो चीज आपके हैबिचुअल है, मतलब जिसकी आप कंजम्पशन नहीं छोड़ सकते, चाहे वो सस्ता मिले या महंगा मिले, मतलब प्राइस ज्यादा है कम हो, आप उसकी डिमांड तो करोगे। तो ईडी क्या होगा लेस देन 1। बच्चे ग्रेटर देन 1 लिख कर आते हैं क्योंकि डिमांड तो करेंगे। यहाँ लेस देन 1 होगा क्योंकि डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में चेंज हो रहा है। यही समझ में आ रहा है ना। जब
प्राइस में कम चेंज होता है, जब प्राइस में ज्यादा चेंज होता है, डिमांड में कम चेंज होता है, तो ईडी की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड, याद करो, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर मैं बोलूं जो अनहैबिचुअल है, जिनको हैबिट ही नहीं है उन चीजों की, चाहे वो प्राइस सस्ता मिले चाहे महंगा मिले, सस्ता मिले तो थोड़ा बहुत ले लिया, नहीं तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, तो ईडी क्या हो जाएगा वहां पे आपका ग्रेटर देन 1, ठीक है। सस्ता मिला तो खरीद लिया, अदरवाइज नहीं खरीद रहे, ठीक है। तो ये चीजें होगी आपकी 9 के 9 पॉइंट्स, जरूर से जरूर आप इसे रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है वो पिछले क्लास के जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, उसी से रिलेटेड है सारे के सारे पॉइंट्स, वो पहले रिवाइज करना, फिर बाद में ये पॉइंट्स को आप डिस्कस करना, ठीक है। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो जरूर से जरूर आप इस कमेंट कर लेना। थैंक यू।